कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे संरचनावाद के ऊपर, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। और संरचनावाद के बाद फिर हम उत्तर संरचनावाद पे भी बात करेंगे, जैसे आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो उत्तर संरचनावाद को भी समझने के लिए पहले संरचनावाद समझना जरूरी है। हम इस क्लास में यह जानने की कोशिश करेंगे कि संरचनावाद का जो विचार है वह समाज के ऊपर, भाषा के ऊपर, साहित्य के ऊपर कैसे लागू होता है और संरचनावाद के विचारकों का मानना क्या है। दरअसल यह विचार पहले भाषा विज्ञान से शुरू हुआ, भाषा विज्ञान में संरचनावाद का विचार आया और फिर यह समाज पे, वस्तु पे, साहित्य पे अलग अलग विचारकों ने इसके अलग अलग आयामों पे बात की और एक बहुत दिलचस्प विचार बन करके आया, जिसका यह मानना है कि किसी भी वस्तु को, समाज को या भाषा को देखना है, समझना है, उसको गहराई से जानना है, तो हमें पहले उसकी पूरी संरचना को जानना पड़ेगा। कोई भी चीज अकेले नहीं है, स्वायत्त नहीं है, वह दूसरी सारी चीजों से जुड़ी हुई है और दूसरी सारी चीजों से जुड़कर ही उसका एक अर्थ सामने प्रकट होता है। यही दूसरी सारी चीजों से जो जुड़ाव है और जुड़ाव के साथ अर्थ का प्रकटीकरण है, चाहे वह भाषा के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, साहित्य के स्तर पे हो, इस सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? संरचनावाद। जहां भी वाद आए वहां एक इज्म है, यानी कि एक तरह का खास तरह का दबाव डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि चीजें इस तरह से देखी जानी चाहिए। इस क्रम में हम तमाम सारे विचारकों के भी विचारों को आपके सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि उन विचारकों ने क्या कहा है और किस तरह से अपने विचार को प्रस्तुत उन्होंने किया है, ठीक है। तो संरचनावाद, संरचना क्या है दरअसल? चलो संरचनावाद पे हम बाद में आते हैं। संरचना क्या है? हम लोग जहां बैठे हैं यह एक महल है, घर है, बड़ी सी बिल्डिंग है, हमारा क्लासरूम है ना। एक क्लासरूम का ढांचा है हमारे पास, इसके बाद एक और बिल्डिंग है, इसके बाद एक और बिल्डिंग है, मतलब सॉरी बिल्डिंग कह रहा हूं, इसके बाद एक और फ्लोर है, इसके बाद एक और फ्लोर है। जिस दिन इसका निर्माण किया गया होगा, कोई पहली ईंट रखी गई होगी, उस पहली ईंट के ऊपर ईंट, फिर दीवारें, ये सारा कुछ करके एक पूरा महल खड़ा किया जा चुका है। तो ये जो एक पूरा ढांचा दिख रहा है बिल्डिंग का, इसमें ढेर सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फर्श जुड़ी हुई है, दीवारें जुड़ी हुई है, छत जुड़ी हुई है, इनको संभालने के लिए अंदर से पिलर्स लगे हुए हैं। तो गहराई में जा करके चीजों को देखने पर यह पता चलता है कि कोई भी अर्थ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह अपनी पूरी संरचना और संबंधों के साथ हमारे सामने आता है। यही मूल मंतव्य है संरचनावाद का। संरचना एक सिस्टम है, एक प्रणाली है और इसी पूरी प्रणाली में अर्थ, विचार और भाव प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे बात समझ में, ये मैंने एक खिड़की खोली है एकदम से कि संरचना क्या है। अब हम विषय पे लौटते हैं, ठीक है। मूलतः संरचनावाद एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। क्या है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण। किस तरह का आलोचनात्मक दृष्टिकोण? यह मानता है कि वस्तु, साहित्य, भाषा, समाज, इन सबको समझने के लिए, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी समाज हो, साहित्य हो, इन सबको समझने के लिए उसकी संरचना यानी उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है। हमारा एक शरीर है, बाहर से एक ढांचा है एकदम, लेकिन इसके अंदर की संरचनाएं बहुत सारी हैं। तो शरीर को ठीक से जानने समझने के लिए अंदर की सारी प्रक्रियाओं और पूरी संरचना को समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही संरचनावाद कहता है कि भाषा को, समाज को, साहित्य को समझने के लिए उसकी पूरी आंतरिक संरचना और वह किन किन चीजों से जुड़ती है, चीजें क्या संबंध हैं और उन संबंधों की अभिव्यक्ति क्या है, यही है संरचनावाद सीधा। यानी कि संरचनावाद कहता है कि अर्थ किसी एक तत्व में नहीं होता है, बल्कि तत्वों के आपसी संबंध में उसका अर्थ होता है,
ठीक है। और चीजें अपने आप में नहीं, अपने संबंधों में अर्थ प्रकट करती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो कई हिस्सों का जुड़ाव है संरचनावाद, कई हिस्सों के जुड़ाव की अभिव्यक्ति है संरचनावाद, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, शब्द है, एक शब्द है, कोई सा भी शब्द ले लें आप, तो वह अकेले नहीं है, वह वर्णों से, ध्वनियों से मिलकर बना है। शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, उसका अर्थ निकलता है। वाक्य एक बड़े गद्यांशों में प्रयोग होते हैं, एक कोई कहानी लिखी जाती है, उसमें कई सारे वाक्य हैं, तो कई सारे वाक्य उस पूरी कहानी की संरचना और उस पूरी कहानी के अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। पूरी कहानी कैसे बनी है? वाक्यों से बनी है। वाक्य कैसे बने हैं? शब्दों से बने हैं। शब्द कैसे बने हैं? वर्णों से बने हैं। तो एक पूरा सिस्टम है कि नहीं, एक पूरी प्रणाली है कि नहीं। तो संरचनावाद यही कहता है कि अपनी पूरी प्रक्रिया में उसका अर्थ है, और वो कहता है कि हर वस्तु एक संरचना होती है। हम, आप, ये बेंच बना है, ये डेस्क बना है, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, अपने आप में एक संरचना है, और संरचना कई घटकों से मिलकर के बनती है। अब ये डेस्क है, लेक्चर स्टैंड है, तो इसमें कई सारे घटक हैं, लकड़ी है, फेविकॉल होगा, कीलें होंगी, और भी तमाम तरह की चीजें होंगी, ठीक है। और एक और चीज इसमें है कि अर्थ का संप्रेषण अपोजिट चीजों से भी होता है। दिन का अर्थ हमें इसलिए भी पता चल पाता है क्योंकि हम रात के बारे में जानते हैं। अच्छाई का अर्थ इसलिए हमें समझ में आता है क्योंकि हम बुराई के बारे में भी जानते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो अर्थ कैसे बनती है? संरचना, और उस संरचना का आपस में संबंध क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये लेक्चर स्टैंड, एक मान लीजिए इसका कोई अर्थ है, लेक्चर स्टैंड, लेक्चर स्टैंड कहते हैं, एक इमेज हमारे सामने आता है ना, इसका एक अर्थ है। तो यह क्या है? एक संरचना है, लकड़ी का और ढांचे का। और संरचना कैसे तैयार हुई है? आपस में संबंधों से तैयार हुई है कि फेविकॉल कहाँ लगेगा, लकड़ी कहाँ लगेगी, कीले कहाँ लगेगी, कहाँ काटा जाएगा, कहाँ छाटा जाएगा। बात समझ में आई है ना? यानी कि संरचना एक पूरी की पूरी क्या है? प्रणाली है, सिस्टम है, ठीक है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जब हम जाते हैं, अब हम विस्तार से जानेंगे। मैंने आपको यह भी कहा कि भाषा विज्ञान से इसका आरंभ हुआ, भाषा की संरचना से ये बातचीत शुरू हुई, फिर यह समाज के ऊपर, साहित्य के ऊपर, मानव शास्त्र के ऊपर, हर एक स्तर पे, हर एक विषय में इसकी पैठ धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उस पर विचार आने शुरू हुए। 1960 के दशक में फ्रांस में यह विकसित हुआ था, ठीक है। और मैंने जैसा कि कहा कि भाषा विज्ञान से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। संरचनावाद के जनक सस्योर को माना जाता है, ठीक है। उनके बारे में हम आगे चल के बताएंगे। साहित्य और संस्कृति में भी इसका विस्तार हुआ, और यह मूलतः एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करने के बजाय उस पूरे इंडिविजुअल की पूरी संरचना के ऊपर बातचीत करता है यह विचार। तो निश्चित रूप से यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनके आपसी संबंधों पे बात करता है, ठीक है ना। उनके पक्ष और विपक्ष पे भी बात करता है कि एक भाव का, किसी एक शब्द का अर्थ जो है वह उसके विपरीत शब्द के अर्थ से भी स्पष्ट होता है। आई बात समझ में? तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसमें आपको मैं बताऊं, सस्योर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सस्योर को संरचनावाद के प्रमुख विचारक या आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह विचार सबसे पहले भाषा विज्ञान में आया, और भाषा विज्ञान में इस विचार को लाने का श्रेय जाता है किसको? सस्योर को जाता है। फर्डिनांड द सस्योर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहां से थे ये? स्विट्जरलैंड के जिनेवा से थे, और उन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान और संरचनावाद का जनक माना जाता है। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने भाषा को एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम, एक भाषा सिस्टम है। कैसे? आगे बहुत रोचक ढंग से मैं इसको बताऊंगा। इन्होंने कहा कि जिस भाषा को मान लीजिए हम और आप शब्दों का ढेर कहते हैं, वाक्यों का ढेर कहते हैं, सस्योर कहते हैं कि नहीं, यह एक आपस में संगठित संरचना है। भाषा, दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं वह अपने आप में क्या है? एक संगठित संरचना है। उनके प्रयोग की अपनी एक पूरी व्यवस्था, और भाषा का प्रयोग कैसे होगा, उनके प्रयोग की अपनी एक पूरी व्यवस्था है और अपनी एक पूरी संरचना है। उसी संरचना में वो काम करती हैं। अगर आप उस संरचना को तोड़ेंगे या आप गलती से भी उस संरचना को तोड़ेंगे तो वो चीजें हास्यास्पद लगेंगी, मजा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि
मैं कहूं कि मुझे भूख लगी है, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कह तो मैं रहा हूं, लेकिन मैं एक भाषा की संरचना में इस बात को कह रहा हूं। भूख स्त्रीलिंग है तो भूख लगी है, संरचना है ना, स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। कह मैं रहा हूं, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूं? एक पूरी भाषा की संरचना में कह रहा हूं। मैं अगर कहूंगा कि मैं जाती हूं तो आप हंसने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक भाषा की संरचना को दरकिनार कर रहा हूं। मैं खाती हूं क्योंकि मैं पुल्लिंग हूं, और मैं भाषा की संरचना में सही ढंग से मुझे यही कहना चाहिए कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं। लेकिन अगर मैं भाषा की संरचना को तोड़ रहा हूं तो चीजें क्या है? हास्यास्पद है। तो भाषा की संरचना की नींव रखने का श्रेय सस्सूर को जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाषा एक पूरे सिस्टम में काम करती है। और कैसे काम करती है इसको आगे देखते हैं। इन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, लॉन्गर परोल का। आपको मैं पढ़ा चुका हूं भाषा विज्ञान के दौरान, बीए मास्टर्स फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, विस्तार से मैंने उस पर बातचीत की, आप सब जानते हैं लॉन्ग और परोल। ठीक है, लॉन्ग क्या है? भाषा का नियम है। और परोल क्या है? व्यक्ति जो बोलता है। ठीक है, व्यक्ति भाषा के नियमों से बोलता है, व्याकरण के बिना वाक्य नहीं बनता है। अभी जो बातें मैं आपसे कह रहा था, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं परोल हूं। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी भाषा की संरचना में उसके व्याकरण के नियमों के अनुसार आपसे बात कर रहा हूं, तो यह क्या है? लॉन्ग है, भाषा का नियम है। और यह दुनिया भर की सभी भाषाओं पे लागू होता है। ही गोज, शी गोज, अंग्रेजी भाषा का यह नियम है कि वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, शी गोज। कोई भी बोले तो जो बोलेगा वह स्वतंत्र बात कर रहा है अपनी, लेकिन वह स्वतंत्र होते हुए भी भाषा की प्रणाली में ही अपनी बात कह रहा है। यही है संरचनावाद। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक पूरे प्रणाली के रूप में वो काम कर रही हैं। आई बात समझ में? यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति होते हुए भी जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं एक भाषा की संरचना में अपनी बात कह रहा हूं। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने लॉन्ग और परोल के इसी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने आगे चल के संकेत का भी सिद्धांत दिया। ठीक है, सस्सूर कहते हैं कि हर शब्द एक संकेत है और इसके दो भाग हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफायर शब्द होता है और सिग्निफाइड उसका अर्थ होता है। जैसे मैं एक शब्द बोलूं गेंद, तो जब मैं गेंद बोल रहा हूं तो यह एक शब्द है, लेकिन गेंद बोलते ही आप सबके दिमाग में एक छवि क्रिएट हो गई। आई छवि? किसी को बड़ा गेंद आ गया होगा, कोई किसी ने फुटबॉल देख लिया होगा, किसी ने क्रिकेट बॉल देख लिया होगा, किसी ने वॉलीबॉल देख लिया होगा। वो क्या है? उसका अर्थ है, उसके चित्र है। ठीक है, तो सिग्निफाइड उसके मीनिंग को चित्र के रूप में बदल देता है। जैसे कि मैं कहूं कि पेड़, जैसे मैंने पेड़ कहा तो यह क्या है? सिग्निफायर है, शब्द है। लेकिन सिर्फ पेड़ एक सिग्निफायर नहीं है, पेड़ कहते ही आप सबके मस्तिष्क में एक चित्र उभर आता है, वह है सिग्निफाइड है। अब यहीं पे सस्सूर कहते हैं कि अर्थ सामाजिक होता है। ठीक है, यानी कि शब्द तो है उसके लिए, लेकिन अर्थ कहां से निर्मित होता है? समाज से निर्मित होता है। अब पेड़ के लिए हमने जो शब्द दिया हमारे समाज ने, ठीक है, तो पेड़ ही दिया है ना। अंग्रेजी समाज ने उसे ट्री दिया है, किसी और समाज ने कुछ और दिया है, किसी और समाज ने कुछ और दिया है। अगर सब कुछ एक होता, समाज ने नहीं दिया होता, तो पूरी दुनिया में एक संकेत के लिए एक ही शब्द होने चाहिए थे ना। इसलिए अर्थ क्या है? सामाजिक है। हम कहते हैं गाय, कोई कहता है काऊ, कोई कहता है कुछ, आप जाकर के देख लें। तो ये कहा कि जो संकेत सिद्धांत है भाषा के, इसको बहुत अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से डिस्क्राइब किया। इसलिए मैंने आपको कहा कि संरचनावाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आलोचना पद्धति का एक बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आगे देखें आप, ट्रैफिक सिग्नल का भी उदाहरण देखिए आप इसी में। लाल रंग रुकने का संकेत देता है, हरा रंग चलने का संकेत देता है। तो रंग है, लेकिन इसे किसने तय किया? समाज द्वारा तय किया गया कि लाल रंग रुकने का संकेत देगा और हरा रंग चलने का संकेत देगा। यही संरचना का नियम है जो कैसे तय किया गया है। आई बात समझ में? ठीक, आप
एक तरह से देखें कि यह विचार जो है संरचनावाद का विचार एक पूरी प्रणाली के रूप में, एक पूरी सिस्टम के रूप में काम करता है। ठीक है, आपको जैसा कि मैंने बताया कि इसकी शुरुआत तो वैसे हुई थी भाषा विज्ञान से, लेकिन भाषा विज्ञान तक ही यह मामला नहीं रुका। भाषा विज्ञान से यह समाज में आता है, संस्कृति में आता है, ठीक है, मिथकों पे बात होती है, ठीक है, साहित्य पे बात होती है, डीप स्ट्रक्चर की बात होती है। तो संरचनावाद एक ऐसा विचार है, एक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक ऐसी वैज्ञानिक आलोचनात्मक पद्धति है जिसकी शुरुआत तो भाषा विज्ञान से हुई, लेकिन चीजों को संरचना के स्तर पे, चीजों को सिस्टम के स्तर पर, चीजों को प्रणाली के स्तर पर देखने और उनके संबंधों की व्याख्या करने की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह समाज में भी फिर लागू होती है, वह साहित्य में भी लागू होती है, मानव शास्त्र में भी लागू होती है, और जीवन के बाकी सारे विषयों पे भी इस चीज को लागू किया जाने लगा। इसी क्रम में हम एक महत्वपूर्ण विचारक लेवी स्ट्रॉस को देखने की कोशिश करेंगे, उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध मानव शास्त्र थे। लेवी स्ट्रॉस जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्रांस के थे, और 20वीं सदी के बड़े विचारकों और विद्वानों में इनका नाम गिना जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सस्यूर ने संरचनावाद को भाषा के स्तर पर स्थापित किया, तो लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद को संस्कृति और समाज के स्तर पर लागू किया। और स्ट्रॉस ने कहा कि अलग अलग समाजों की, ठीक है, संस्कृतियां अलग हैं, जीवन पद्धतियां अलग हैं, ठीक है, अलग अलग समाजों की कहानियां दिखती अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनका ढांचा एक जैसा होता है। भाषा अलग है, समाज की कहानी अलग है, लेकिन उनका ढांचा कहीं ना कहीं एक जैसा देखने को मिलेगा। अब आप फ्रांस की कहानी पढ़ें, रूस की कहानी पढ़ें, हिंदुस्तान की कहानी पढ़ें, तो बाहर से भाषा अलग दिखेगी, ढांचा अलग दिख सकता है कहानी का, लेकिन अंदर जब आप स्ट्रक्चर के स्तर पे जाएंगे तो वहां भी हीरो होगा, वहां भी विलेन होंगे, वहां भी अच्छाई की बात होगी, वहां की भी बुराई की बात होगी। वो कहना चाह रहे हैं लेवी स्ट्रॉस की मनुष्य की जो सोच है ना, समाज और संस्कृति के स्तर पे ये बात कर रहे हैं कि मनुष्य की जो सोच है वो हर जगह, ह्यूमन माइंड हर जगह दुनिया के हर एक भौगोलिक परिस्थितियों में एक खास तरह की संरचना में काम करती है। ठीक है, अर्थात संस्कृति अलग है, ठीक है, पर सोचने का तरीका लगभग एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा है। ठीक है, इसलिए दुनिया की अलग अलग कहानियों में लगभग एक जैसी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, उदाहरण दिया, उदाहरण के तौर पे आप देखें कि रामायण है, महाभारत है, या हॉलीवुड की फिल्में, ठीक है, तीनों अलग अलग है, रामायण महाभारत, लेकिन उनका स्ट्रक्चर देखें तो तीनों में नायक है, उन तीनों नायकों का अपना अपना संघर्ष है कि नहीं है, अपनी अपनी लड़ाई है, अपनी अपनी जिद है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो नायक है, नायकों का संघर्ष भी है, और अंत में एक समाधान भी वहां देखने को मिलता है। अधिकांशतः आप देखेंगे कि असत्य पे सत्य की जीत होती है, या खलनायक पे अंततः तमाम सारे संघर्षों के बाद नायक ही जीतता है। तो समाज अलग है दुनिया भर में, संस्कृतियां अलग है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया लेवी स्ट्रॉस ने, जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी ओपोजिशन, द्वैत का सिद्धांत। ठीक है, स्ट्रॉस कहते हैं कि हर चीज का अर्थ, स्ट्रॉस कहते हैं कि हर चीज का अर्थ हम उसके विरोध से भी समझते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, दिन रात, राम रावण, इनसे अर्थ स्पष्ट होता है ना। दिन का पता तब चलता है कि रात है। अच्छाई के बारे में हम विशेषता से तब जानते हैं, गहराई से, जब हम बुराई के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अर्थ अकेले नहीं बनता। बाइनरी ओपोजिशन में इनका कहना है कि अर्थ अकेले नहीं बनता, वह विरोध के संबंध से भी बनता है। आई बात समझ में? तो बाइनरी ऑपोजिशन जो है, यह एक तरह से लेवी स्ट्रॉस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि भाषा की प्रणाली में भी काम करता है और सामाजिक संरचना के स्तर पे भी यह काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि देवता मनुष्य है, अरे मनुष्य, देवता मनुष्य है। किसी को कहते हैं अरे दानव है दानव, समझ में आई बात? ठीक है, तो संरचना है ना,
विरोध में आप बता रहे हैं अरे वो तो दानव है उसकी बात मत करो, किसी का नाम आते कहते अरे देवता मनुष्य है, ठीक है। तो विरोधों के संबंध से भी अर्थ बनते हैं, वो अकेले नहीं बनते हैं, ठीक है। आइए अब देखिए रोला बर्थ, बार्थ हो गया है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक समझे। रोला बर्थ एक महत्वपूर्ण नाम है, फ्रांस के प्रसिद्ध आलोचक हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि भाषा, समाज, साहित्य हर स्तर पे संरचनावाद काम करता है। तो सस्यूर ने भाषा की संरचना पे बात की, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस ने संस्कृति पे बात की। रोला बर्थ द्वारा साहित्य और पाठ पे बात की गई है, ठीक है। उन्होंने लेखक की मृत्यु का सिद्धांत दिया, कहा कि लेखक कुछ नहीं है। एक तरह से बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट था कि लेखक क्या है, कुछ नहीं है। वो जो लिख देता है तो उसने जो लिखा है उस लिखे हुए को पाठक अपने अपने तरीके से ग्रहण करते हैं। किसी को एक कविता में क्रांति दिखती है तो उसी कविता में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम भी दिखाई दे सकता है, करुणा भी वह देख सकता है, ठीक है। तो डेथ ऑफ ऑथर, लेखक की मृत्यु का सिद्धांत दिया रोला बर्थ ने, और उन्होंने किसको महत्व दिया, पाठ को महत्व दिया, टेक्स्ट को महत्व दिया, ठीक है। और यह टेक्स्ट का महत्व साहित्य में भी, मीडिया में भी, विज्ञापन में भी, हर चीज के पाठ पर महत्व दिया कि उसका टेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या बात कही जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पाठ महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि एक ही पाठ के कई अर्थ हो सकते हैं और वह अर्थ का ग्रहण करना किसके ऊपर निर्भर करता है, पाठकों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। इसे साहित्य में लागू किए जाने की बात की उन्होंने, रोला बर्थ ने, ठीक है, कि पाठक को या साहित्य में मोल लेखक का उतना नहीं है जितना कि मोल पाठक का है, ठीक है। जैसे एक कहानी है तो एक कहानी की भी एक संरचना है, उसमें शब्द हैं, बिंब है, प्रतीक है, वाक्य है, ठीक है। इन सब से अर्थ बनता है और इन सबसे अर्थ ग्रहण कौन करता है, पाठक ग्रहण करता है, ठीक है। तो रोला बर्थ का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है साहित्य के संबंध में कि वह लेखक की मृत्यु का सिद्धांत दिया है, उन्होंने प्रतिपादित किया है और वो पाठ को महत्व उन्होंने दिया है, ठीक है। साहित्य में इसका अगर प्रयोग करें तो देखें कि किया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि साहित्य को संरचना माना जाता है। लिटरेचर भी एक संरचना है, वो अलग नहीं है, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, वह भी एक संरचना है। शब्द, बिंब और प्रतीक सब इस संरचना के क्या हैं, भाग हैं। इनके संबंधों से अर्थ बनता है। देखिए शुरू में ही मैंने कह दिया था कि संबंधों से अर्थ की पड़ताल की जा रही है, वो साहित्य में भी की जा रही है, अभी समाज में भी आप देखेंगे, ठीक है ना। भाषा विज्ञान में आपने देख ही लिया, गरीब और अमीर का संघर्ष इस बात का एक उदाहरण है, ठीक है। तो साहित्य में भी इसका प्रयोग धीरे धीरे शुरू हुआ, ठीक है। और इसी में आता है डीप स्ट्रक्चर, ठीक है। डीप स्ट्रक्चर का सिद्धांत मूलतः नॉम चॉम्स्की ने दिया है, ठीक है, भाषा के संदर्भ में। लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने, हम लेवी स्ट्रॉस की बात कर रहे हैं, लेवी स्ट्रॉस ने डीप स्ट्रक्चर के इस सिद्धांत को संस्कृति और मिथकों में भी लागू किया है। उनका कहना है कि ऊपर से चीजें अलग दिखती हैं, अंदर से ढांचा में समानताएं होती है। समस्या, संघर्ष और समाधान हर कहानी में होते हैं, इससे गहरी संरचना कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऊपर से चीजें अलग अलग दिखेंगी, अलग अलग समाज है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग नाटक है, लेकिन अंदर का ढांचा लगभग समान होगा। अंदर का ढांचा क्या समान होगा कि पात्रों के संघर्ष, ठीक है ना, कहानी संघर्ष, ठीक है, उनकी समस्याएं, उनका समाधान हर कहानी में होगा। इसे उन्होंने एक डीप संरचना का नाम दिया है। मूलतः नॉम चॉम्स्की ने इसको भाषा विज्ञान के स्तर पे देखा था, लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने इसे संस्कृति और मिथकों के ऊपर भी लागू किया, ठीक है। आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत नाम आता है, अल्थुसर। अल्थुसर समाज के एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दार्शनिक थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि समाज भी एक संरचना है। देखिए अब उसी संरचना की बात जो हमने की है उसे साहित्य के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे, समाज के स्तर पे अलग अलग ढंग से देखा जाने लगा और संरचनावाद एक वृहद विचार बन गया, क्योंकि सिर्फ वह भाषा तक सीमित नहीं रहा, वह मानव शास्त्र में पहुंचा, ठीक है, वह समाज में पहुंचा, वह साहित्य में पहुंचा, उसने अपनी जड़ें
और विस्तृत करनी आरंभ कर दी। अल्थुसर नामक जो दार्शनिक विचारक है, उन्होंने कहा कि समाज भी एक संरचना है, और उन्होंने विचारधारा को संरचना बताया और कहा कि हमारी सोच जो है वह भी संरचना से ही बनती है। ठीक है, अब समाज किन किन हिस्सों से बनता है? कई हिस्सों से बनता है। ठीक है, उसमें अर्थव्यवस्था होगी, राजनीति होगी, शिक्षा है, धर्म है। ठीक है, यही है ना, ये सभी मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए अलग अलग समाज की अर्थव्यवस्था अलग होती है, धर्म अलग होता है, सोचने समझने का ढंग अलग होता है। और ये जो संरचना निर्मित होती है राजनीति से, धर्म से, अर्थव्यवस्था से, शिक्षा से, इसी के अंदर व्यक्ति रहता है। ठीक है, इसी के अंदर एक व्यक्ति रहता है और इसी के भीतर सोचता है। ठीक है, मतलब अब जैसे कि इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि सही गलत की जो सोच है वो हमें कैसे आती है? समाज से आती है। किसी अलग समाज में सड़क पे चलते हुए किसी को गले लगाना स्वीकृत है, तो जिस समाज में सड़क पे चलते हुए किसी को गले लगा लेना स्वीकृत है, वहां दिमाग में ये बात, वहां के लोग में ये बात नहीं आएगी कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। लेकिन जिस समाज में खुलेआम किसी को गले लगाना, खासतौर पे एक लड़का लड़की को गले लगाने की मैं बात कर रहा हूं, उस तरह से स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत है, तो आपके दिमाग में एक सोच आ सकती है कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूं। मैंने बस एक उदाहरण दिया। ठीक है, तो सही गलत की भी सोच जो है वो समाज से हमें आती, यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम संबंधों से घिरे हुए हैं, आपस में संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं की प्रक्रिया के अंतर्गत हम काम करते हैं। हमारी सोच भी संरचना से ही बनती है। ठीक है, अल्थुसर ने कहा कि समाज हमें कंट्रोल करता है, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत चलो, ये सब परिकल्पनाएं हैं और वो हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में काम करती है वो सारी की सारी चीजें। स्कूल, परिवार, मीडिया, धर्म, है ना, ये सब हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप कॉलेज में हैं, आपको बुलाया मैंने कहा कि आप विद्यार्थी हैं, मैंने बताया आपको कि आप विद्यार्थी हैं, आपने मान लिया कि हाँ हम विद्यार्थी हैं। समाज ने आपको बताया कि आप ये हैं और आपने उसको मान लिया, यानी कि आप स्वतंत्र इकाई के रूप में भी काम करते हुए आप किसी खास संरचना से बंधे हुए हैं। यह है अल्थुसर का सिद्धांत। यानी कि आप देखें कि भाषा विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, समाज, हर एक विषय पे, हर एक आयाम में संरचनावाद की अपनी स्थापनाएं हैं। और वही स्थापनाएं हैं कि व्यक्ति, मनुष्य, उसकी सोच या साहित्य, सब कुछ एक संरचना और प्रणाली में काम करते हैं। अब कुल मिलाकर संरचनावाद की विशेषताएं देखें तो शुरुआत तो भाषा केंद्रित दृष्टिकोण से हुआ, लेकिन संबंधों पर जोर दिया गया, आपसी संबंधों पर। भाषा का प्रतीक से, मिथक से, वाक्य से, शब्द से। वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि किसी एक चीज पे फोकस न करके यह पूरे सिस्टम और पूरे प्रणाली पे बात करती है। साहित्य में आप आए तो पाठ को महत्व है, लेखक की मृत्यु की घोषणा हो गई है। ठीक है ना, पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि पाठक अपने अपने ढंग से उसका अर्थ ग्रहण करता है। और एक सार्वभौमिक पैटर्न है। सार्वभौमिक पैटर्न से मतलब है कि दुनिया भर में इस विचार को स्वीकृत किया गया, इस पे बातचीत हुई, इस पे विवाद हुआ, इस पे तर्क हुए। आगे चल के हम उत्तर संरचनावाद में इन चीजों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सार्वभौमिक पैटर्न यह है कि समाज के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे, भाषा के स्तर पे, साहित्य के स्तर पे यह विचार एक तरह से पूरी दुनिया में विस्तृत होता चला गया। हालांकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, सीमाएं ये है कि यह लेखक की उपेक्षा करता है साहित्य में, जबकि बड़ी बात है एक लेखक किस तरह से रचता है चीजों को, संरचना करता है, इतिहास को कम महत्व देता है और सब कुछ नियमों में बांध देता है। कहता है कि चीजें स्वायत्त नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक नियम के अनुकूल सारी की सारी चीजें करती हैं। यह इसकी सीमा है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समाज हो, साहित्य हो, भाषा हो, संस्कृति हो, उन सबका अपना जो अर्थ है वह एक संरचना में छिपा होता है। संबंध ही अर्थ बनाते हैं, चाहे वो भाषा के रूप में हो, समाज के रूप में हो, साहित्य के रूप में हो। एक दूसरे से जो संबंध है उसी से अर्थ आता है।
और यह एक नया दृष्टिकोण देता है, दुनिया को समझने का नया तरीका बतलाता है, दुनिया को देखने और समझने का नया एक नजरिया और तरीका हमारे सामने देता है। ठीक है, अर्थात निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो संरचनावाद कहता है कि अर्थ जो है, मीनिंग, वह चीजों में नहीं है बल्कि उनके संबंधों में छिपा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? समाज के स्तर पे भी, भाषा के स्तर पे भी, साहित्य के स्तर पे भी अर्थ सिर्फ चीजों में नहीं है, चीजों के आपसी संबंधों में निहित होता है। आई बात समझ में? जब मैं कह रहा हूं शरीर, ठीक है, तो शरीर का अर्थ सिर्फ शरीर में नहीं है, हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, जीभ, इन सब की संरचना जो है उनके आपसी संबंधों में इस अर्थ की प्रतीति हो रही है। यही विचार है संरचनावाद का। आई बात समझ में? बहुत आसान ढंग से और बहुत नॉर्मल ढंग से आपको इस विषय को बताने की कोशिश की। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, विद्वान लोग हैं आप, सब समझ जाते हैं एक बार में। ठीक है ना? अब हम अगली क्लास में उत्तर संरचनावाद, शैली विज्ञान और उत्तर आधुनिकता, इन 3 विषयों पे बातचीत करेंगे। ठीक है।